हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट फर्स्ट का वन शॉट, जो कि आपका यूनिट है। यूनिट जो है आपका वो है इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंशिएंट वैदिक एंड हेरिटेज बॉटनी। यानी कि ये जो यूनिट है ना, उसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंशिएंट, फिर दूसरा पार्ट है आपका माइक्रोबायोलॉजी का। तो उन दोनों पार्ट्स को इसी में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है बीएससी का सिर्फ और सिर्फ 8 दिन में। यानी कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपको सिर्फ 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं, यानी कि 8 आपको मैं वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगी और उन 8 वीडियोस से आपका कंप्लीट बॉटनी का सिलेबस हो जाएगा। ठीक है। सेम अगर आपको जूलॉजी का करना है तो मैं जूलॉजी के भी आपको 8 वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगी, जो कि वन शॉट वीडियोस रहेंगे। तो 8 दिन सिर्फ और सिर्फ आपको जूलॉजी के लिए चाहिए। और अगर आपको केमिस्ट्री का भी इसी तरीके से पढ़ना है तो आप कैची स्टडी चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। वहां पर भी मैं 8 दिन में आपके सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगी। यानी कि वीडियोस आपके, ऐसा नहीं होगा कि आज मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का वन शॉट दे दिया तो कल मैं आपको सेकंड चैप्टर का वन शॉट दूंगी, क्योंकि और भी सेमेस्टर के वन शॉट बनाने होते हैं। बट ऐसा होगा कि आपको 8 ही वीडियो मिलेंगे और उन 8 वीडियोज में आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट। वो 8 वीडियोस जो होंगे आपके, वो 3-3 4-4 दिन के गैप के बाद आपको मिलेंगे। तो आज ये आपका फर्स्ट वीडियो है फर्स्ट यूनिट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है आपका बॉटनी इन द वैदिक एंड एंशिएंट पीरियड्स। तो इनमें क्या होता है देखो, एंशिएंट यानी कि पहले के टाइम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इन एंशिएंट इंडिया, अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें तो प्लांट्स वर स्टडीज intensively, not just for food but for medicines, ayurveda, agriculture and religious rituals। अब देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो आपका एंशिएंट इंडिया था उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके जो प्लांट्स थे उनको इसलिए स्टडी नहीं किया जाता था कि उनको एज अ फूड यूज किया जाए, यानी सिर्फ और सिर्फ फूड के लिए उनको स्टडी नहीं किया जाता था, बट फॉर मेडिसिन्स उनको मेडिसिन के लिए स्टडी किया जाता था। आयुर्वेदा, आपके एग्रीकल्चर के लिए उसको यूज किया जाता था, एंड रिलीजियस रिचुअल्स। ठीक है। तो सबसे सिंपल सी चीज़ आपको क्लियर हुई कि पुराने टाइम पे जब भी जो आपके प्लांट्स की जो स्टडी की जा रही थी वो सिर्फ और सिर्फ फूड के पर्पज से नहीं थी, वो आपके मेडिसिन एग्रीकल्चर के पर्पज से भी थी। ठीक है। आगे है आपका द वेदास, ऋग्वेदा एंड अथर्ववेदा। तो यहाँ पे अगर हम वेदास की बात करें तो यहाँ पे देखो ऋग्वेद एंड अथर्ववेद की हम बात करें तो दीज आर द ओल्डेस्ट टेक्स्ट, यानी कि ये आपके पुराने ग्रंथ हैं। इन दीज प्लांट्स वर कैटेगराइज्ड एज, और इनमें प्लांट्स को कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है उसको हम आगे स्टडी करने वाले हैं। बट ये जो हैं आपके वो ओल्डेस्ट ग्रंथ हैं, यानी ओल्डेस्ट आपके टेक्स्ट हैं जिनमें जो आपके प्लांट्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में रख के स्टडी किया गया है। तो सबसे पहला है यहाँ पे आपका औषधि। औषधि में क्या होता है, प्लांट्स दैट पैरिश यानी कि डाई आफ्टर देयर फ्रूट राइपन मेडिसिनल हर्ब, यानी औषधि में आपके उन प्लांट्स को रखा जाता है जो कि क्या हो जाते हैं, पैरिश हो जाते हैं, यानी डाई हो जाते हैं आफ्टर देयर फ्रूट राइपन। जैसे ही उनका फ्रूट पक जाता है, राइप हो जाता है, वैसे ही जो आपके प्लांट्स हैं वो पैरिश हो जाते हैं, तो वो आपके औषधि के अंदर आते हैं। दूसरा है इसमें वृक्ष। वृक्ष में कौन से आते हैं, लार्ज ट्रीज दैट बियर्स फ्रूट, यानी जो वृक्ष हैं उसमें आपके लंबे लंबे बड़े बड़े जो लार्ज ट्रीज होते हैं वो आते हैं जिन पर फ्रूट होते हैं। ठीक है। तीसरा है आपका यहाँ पे, तीसरी कैटेगरी है विरुद्ध। इसमें क्या होता है, क्लाइमर्स और क्रीपर्स, यानी जो आपकी वाइन्स होती हैं दे हैव वीक फ्लेक्सिबल स्टेम्स, यानी जो भी आपकी हम नॉर्मली बोलते हैं कि जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे वॉल की हेल्प से अगर वो ऊपर बढ़ रही हैं, या फिर हम कभी कभी जमीन पे आपने चलते हुए देखा है, मतलब क्लाइमर्स जो ऊपर की तरफ चढ़ती हैं जमीन पे इधर उधर, मतलब उनका जो आप कहें स्टेम की, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वो उस पर एक तरीके से उसका सपोर्ट बन सके। तो वो इतना वीक स्टेम होता है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी वजह से हम उनको बोलते हैं कि वो क्लाइंबर्स हैं, क्रीपर्स हैं। ठीक है। तो ये आपके विरुद्ध में आते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में आता है, अथर्ववेद जो है आपका, इसको बोला जाता है सोर्स ऑफ आयुर्वेदा, यानी इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोर्स ऑफ आयुर्वेदा, प्लांट्स दैट आर यूजफुल फॉर क्यूरिंग डिसीज। सबसे पहले समझिए, अथर्ववेद जो है आपका उसको सोर्स ऑफ आयुर्वेदा भी बोला जाता है, और ये वो प्लांट्स हैं जो कि डिसीज का जो आप कह सकते हैं एक तरीके से कि डिसीज को ठीक करने के लिए उनको यूज किया जाता है। ठीक है। उनको मतलब ये यूजफुल होते हैं कोई भी डिसीज को
ठीक करने के लिए, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट में। ओके, इसके बाद आता है आपका यहाँ पे वृक्ष आयुर्वेद। वृक्ष आयुर्वेद या फिर आप कह सकते हैं द साइंस ऑफ प्लांट लाइफ। तो इन एंशिएंट इंडिया एन एंटायर डेडिकेटेड बुक वाज रिटन ऑन प्लांट्स कॉल्ड वृक्ष आयुर्वेद। यानी जो आपका एंशिएंट इंडिया है उसमें जो एंटायर डेडिकेटेड बुक लिखी गई थी प्लांट्स के ऊपर, वो थी आपकी वृक्ष आयुर्वेद, ऑथर्ड बाय महर्षि महर्षि पराशरा। यहाँ पे जो आपकी बुक थी उनको लिखा था महर्षि पराशरा ने। तो ये जो महर्षि पराशरा थे इन्होंने इस बुक को लिखा था जो कि प्लांट्स के ऊपर थी एंशिएंट इंडिया में। तो इन दिस बुक द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट्स वर एक्सप्लेन्ड। और इस बुक में काफी सारे आपके जो प्लांट्स के एस्पेक्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका सीड जर्मिनेशन, या फिर आप कह सकते हैं बीजोत्पत्ति, यानी कि सीड जर्मिनेशन कैसे होता है या फिर बीजोत्पत्ति। तो हाउ अ सीड स्प्राउट्स एंड व्हाट काइंड ऑफ सॉइल एंड वाटर आर रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ। यानी सीड जर्मिनेशन और बीजोत्पत्ति में जो इन्होंने बताया उसके बारे में, तो उसमें क्या बताया गया कि इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि आपका जो सीड है वो किस तरीके से जर्मिनेट करता है, यानी किस तरीके की सॉइल की उसको नीड है, कितना वाटर की उसको नीड है, यानी कि ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो उसकी ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ों की नीड है, वो आप बीजोत्पत्ति या फिर सीड जर्मिनेशन में स्टडी करते हैं। सेकंड नंबर पे आता है यहाँ पे वनस्पति लक्षण। वनस्पति लक्षण या फिर हम कह सकते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो इसमें डिस्क्रिप्शन है आपका, डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट पार्ट्स लाइक लीव्स, रूट्स, स्टेम्स एंड फ्लावर्स। अब यहाँ पे जो वनस्पति लक्षण है या फिर प्लांट मॉर्फोलॉजी है, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट जो आपके प्लांट के पार्ट्स हैं, जैसे आपकी लीव्स हैं, रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, फ्लावर्स हैं, उनको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अब जैसे पहला आता है आपका यहाँ पे प्लांट डिसीज और प्लांट पैथोलॉजी। तो प्लांट डिसीज या फिर प्लांट पैथोलॉजी क्या होता है, तो इवन इन दैट एरा दे रिकॉग्नाइज्ड दैट प्लांट सफर फ्रॉम डिसीजेस। मतलब उस जो टाइम था उस टाइम पर भी उन्होंने देखा कि जो प्लांट्स हैं आपके वो डिसीजेस से सफर कर रहे हैं ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल कॉजेज, यानी कुछ इंटरनल कॉज की वजह से, कुछ एक्सटर्नल कॉज की वजह से, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो डिसीज से सफ़र कर रहे हैं। एंड प्रिस्क्राइब्ड रेमेडीज एंड नेचुरल मैन्योर्स यानी फर्टिलाइजर्स टू क्योर दैम। तो फिर जब वो सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पर उन प्लांट्स की केयर करने के लिए, यानी उनका ट्रीटमेंट, उनका क्योर करने के लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया गया, नेचुरल आपके फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया गया। नेचुरल आपके प्रेस्क्राइब्ड रेमेडीज एंड आपके जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको यूज़ किया गया टू क्योर दैट, ठीक है। आगे आता है आपका नेक्स्ट आता है आपका चरक संहिता एंड सुश्रुता संहिता यानी मेडिसिनल बॉटनी। तो आपका चरक संहिता एंड जो आपका सुश्रुता संहिता है, इसको ही हम मेडिसिनल बॉटनी बोल रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या है, आचार्य चरक, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आचार्य चरक की। तो ही क्लासिफाइड प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। आचार्य चरक जो थे उन्होंने प्लांट्स को उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बेस पे क्लासिफाई किया गया। एंड द पावर टू क्योर डिसीज, मतलब उनकी जो पावर है कि वो डिसीज को किस पावर से क्योर कर सकते हैं, तो उसके बेस पर आचार्य चरक ने प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया था। दूसरा है आपका आचार्य सुश्रुता। आचार्य सुश्रुता जो थे ही क्लासिफाइड प्लांट्स यूज्ड इन सर्जरी एंड मेडिसिन्स, एक्सप्लेनिंग विच स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ प्लांट शुड बी यूज्ड एंड व्हेन एंड हाउ इट शुड बी कलेक्टेड। अब जो आपके आचार्य चरक थे उन्होंने मेडिसिनल बॉटनी यानी प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। लेकिन जो आचार्य सुश्रुता थे, क्योंकि हमने अभी चरक संहिता एंड सुश्रुता संहिता को पढ़ रहे हैं, तो आचार्य सुश्रुता जो थे उन्होंने क्लासिफाई किया प्लांट्स को सर्जरी एंड मेडिसिन्स के बेस पर। लेकिन उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई, उन्होंने ये देखा कि विच स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ प्लांट शुड बी यूज्ड, यानी प्लांट का कौन सा स्पेसिफिक पार्ट है जो कि यूज हो रहा है डिसीज में। जैसे आपका रूट हो सकता है, लीफ हो सकता है, बार्क हो सकता है, तो वो उन्होंने देखा कि कौन सा स्पेसिफिक पार्ट है विच इज यूज्ड, ठीक है। एंड व्हेन एंड हाउ इट शुड बी कलेक्टेड, और उसको हम कब और कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो भी उन्होंने देखा, ठीक, मतलब उन्होंने बताया।
नेक्स्ट आपका हेडिंग लगाना है आपको कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मॉडर्न इंडियन बॉटनिस्ट। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं कि अगर आपको नोट्स का लिंक चाहिए, आपको नोट्स चाहिए इसके, मैं यही कहूंगी कि मेरे नोट्स हैं ये, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके खुद से बनाइए। अगर आप नहीं बना रहे हैं तो आपको नोट्स का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी ले सकते हैं, ठीक है। वो आपकी मर्जी है आपको लेने हैं या नहीं, तो वो आपकी मर्जी है, वरना आपको वहां पर केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी तीनों के मिल जाएंगे। अदरवाइज मैं यही कहूंगी, देखो केमिस्ट्री के जो मैं वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराती हूँ वो आपको मैं इस तरीके से पेजेस पे प्रोवाइड नहीं कराती हूँ, तो उसके आप स्क्रीनशॉट से नोट्स नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाती हूँ केमिस्ट्री को, एंड नोट्स आपके हैंड रिटन रहते हैं जो कि फिर आपको पीडीएफ फॉर्म में ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। वरना आप बोर्ड से जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसके बेस पर आप बना सकते हैं, लेकिन जूलॉजी और बॉटनी के मैं आपको यहीं पेजेस पे ही पढ़ाने वाली हूँ, मतलब कि मैं नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप नोट्स का स्क्रीनशॉट लेके भी बना सकते हैं, और नहीं बनाना चाह रहे हैं, टाइम कम है, नहीं देखना चाह रहे हैं, तो फिर आप मुझसे पीडीएफ भी ले सकते हैं। ओके, चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मॉडर्न इंडियन बॉटनिस्ट का। तो इसमें सबसे पहले आपके आते हैं आचार्य जगदीश चंद्र बोस। यानी अब आप यहाँ पे बात करेंगे कि मॉडर्न इंडियन बॉटनिस्ट जो है आपका, उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, क्या क्या योगदान रहा है, जो आपका मतलब इसमें पूछा जा रहा है। तो इसमें हम काफ़ी सारे आपके साइंटिस्ट के मतलब बॉटनिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे साइंटिस्ट नेम आपको मिलेंगे, और उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया था वो भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपके आते हैं आचार्य जगदीश चंद्र बोस, जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं जेसी बोस। तो जो आपके आचार्य जगदीश चंद्र बोस हैं, ये क्या है, आपके बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन किया इन्होंने। ही प्रूव्ड टू द वर्ल्ड दैट प्लांट्स हैव लाइफ एंड फीलिंग्स। और इन्होंने जो आचार्य जगदीश यानी जेसी बॉस हैं, इन्होंने यहाँ पे ये बताया, इन्होंने ये प्रूव किया कि जो आपके प्लांट्स हैं उनके पास लाइफ है, उनके पास फीलिंग्स है। तो इन्होंने ये चीज प्रूव की, इसलिए हम बोलते हैं इनका बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने बताया कि इनके पास भी लाइफ है, इनका भी अपना, इनमें भी फीलिंग्स होती हैं। मतलब ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनको, उनकी जो आप कह सकते हैं कि उनको एक तरीके से उनको जो पहचान दिलाई, तो वो इन्होंने दिलाई कि भाई इनमें भी फीलिंग्स होती हैं। तो वो इन्होंने दिलाई, इसलिए बोला जाता है कि इनका बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन रहा है। और ही इन्वेंटेड एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द क्रेस्कोग्राफ। और इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया, इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट को इन्वेंट किया जिसको कहा जाता है क्रेस्कोग्राफ। and this instrument could measure the microscopic growth of plants and their reactions to external stimuli। अब इन्होंने जो यहाँ पर क्रेस्कोग्राफ इंस्ट्रूमेंट को इन्वेंट किया था, उसकी हेल्प से जो आपका ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी हेल्प से जो मेजर माइक्रोस्कोपिक ग्रोथ होती है प्लांट्स को, उसको मतलब जो माइक्रोस्कोपिक ग्रोथ होती है प्लांट्स की उसको मेजर किया गया, ठीक है। चलिए, तो ये बात होगी सबसे पहले जेसी बोस की। फिर उसके बाद सेकंड आपका आता है यहाँ पे प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी यानी कि जिनको हम बोलते हैं पी माहेश्वरी, तो ही इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी इन इंडिया। जो आपके प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी हैं, जिनको हम पी माहेश्वरी भी शॉर्ट में बोलते हैं, तो इनको कंसिडर किया गया फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी इन इंडिया। यानी इंडिया में जो फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कंसिडर किया गया था वो आपके थे पी माहेश्वरी। एंड ही परफेक्टेड द टेक्निक्स ऑफ टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन। यानी उन्होंने क्या किया, इन्होंने टेक्निक्स को, मतलब ही परफेक्टेड द टेक्निक टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन की टेक्निक्स को इन्होंने दिया। इसमें क्या था इन टेक्निक्स में, मतलब टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन की जो टेक्निक इन्होंने दी, उसमें क्या था, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन इन लैब सेटअप। लैब सेटअप में आपका आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन किया गया। With this technique, it became possible to grow hybrid plants that could not crossbreed through natural method। इसकी वजह से इन्होंने जो ये टेक्निक दी, इसकी वजह से जो आपके हाइब्रिड प्लांट्स हैं उनको ग्रो करना पॉसिबल हुआ, जो कि आपके नेचुरल मेथड से ग्रो नहीं हो रहे थे। तो विद दिस टेक्निक इट बिकेम पॉसिबल टू ग्रो हाइब्रिड प्लांट्स दैट कुड नॉट क्रॉस ब्रीड थ्रू नेचुरल मेथड्स, ठीक है। तो ये आपके थे पी माहेश्वरी, जिनको कि फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इन इंडिया कंसिडर किया गया, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे तीसरे हैं जानकी अम्मल। जानकी अम्मल, या फिर हम इनको शॉर्ट में कह सकते हैं ई के जानकी अम्मल। ये क्या थे, शी वॉज, मतलब ये क्या थे नहीं क्या थी, क्योंकि ये आपकी जो बॉटनिस्ट थी वो वुमेन थी।
तो शी वॉज अ ब्रिलियंट वुमेन बॉटनिस्ट, ये आपकी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट विमेन बॉटनिस्ट थी। हु डिड मोन्यूमेंटल वर्क ऑन शुगर केन, उन्होंने बहुत ही अच्छा वर्क किया शुगर केन पे जो कि आपका सैकेरम ऑफिशिनेरम होता है। शी डेवलप्ड हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ शुगर केन, इन्होंने जो आपकी जानकी अम्बल थी, इन्होंने क्या किया कि हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ शुगर केन की डेवलप की एंड देट वर स्वीटर एंड परफॉर्म्ड देयर साइटोजेनिक एनालिसिस टू सूट इंडियन कंडीशंस। और इन्होंने ना इस तरीके की वेराइटीज, इन्होंने बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ को यहाँ पे हाई यील्ड वेराइटीज़ को डेवलप किया और इस तरीके से जो कि स्वीट भी थी और इस तरीके से डेवलप किया कि वो आज की जो इंडियन कंडीशंस हैं उनमें अच्छे से परफॉर्म कर पाए, अच्छे से ग्रो कर पाए। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये फिर हम कह सकते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका आता है हर्बल एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो हर्बल एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन की अगर हम बात करें तो टुडे मॉडर्न फार्माकोलॉजी रिलाइज ऑन ओल्ड वैदिक टेक्स्ट टू क्रिएट न्यू मेडिसिन। तो न्यू मेडिसिन में जैसे आपकी हो गई है एंटी कैंसर है, एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं। और ये क्यों? क्योंकि दे डोंट हैव साइड इफेक्ट्स, क्योंकि इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, सेकेंड आपका आता है यहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या है? द नेचुरल पेस्ट कंट्रोल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स मेंशन्ड इन Vrikshayurveda, such as using neem oil and cow dung manure, are being adopted worldwide today in the form of organic farming. तो ये जो है आपका वो नेचुरल पेस्ट कंट्रोल आपके जो होते हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड है जो कि मेंशन्ड थे कि किसमें? वृक्ष आयुर्वेद में। और सच एज आपका नीम ऑयल एंड आपका जो काउडंग होता है, काउडंग मेन्योर, आर बीइंग अडॉप्टेड वर्ल्ड वाइड, उनको क्या किया गया है? बीइंग अडॉप्टेड वर्ल्ड वाइड टुडे इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फार्म, ऑर्गेनिक फार्मिंग की फॉर्म में उनको क्या किया गया है? वर्ल्ड वाइड अडॉप्टेड किया गया है। ठीक है, तीसरा आपका है यहाँ पे माइक्रोबियल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इन दिस पार्ट वी नीड टू स्टडी ऑल द मेथड्स, टेक्निक्स एंड मशीन्स, इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन अ माइक्रोबायोलॉजी लैब टू ऑब्जर्व, ग्रो एंड कंडक्ट। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आपके जो यूनिट 1 थी उसमें 2 पार्ट थे, मैंने बोला था एक आपका वही था जो अभी हमने डिस्कस किया है और दूसरा क्या था? मैंने बोला था माइक्रोबायोलॉजी का है, अब माइक्रोस्कोपी का है वो आपका, है ना। तो ये जैसे आपका माइक्रोबियल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो ये आपका पार्ट बी यहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये बोला जा रहा है कि इन दिस पार्ट वी नीड टू स्टडी ऑल द मेथड्स, यानी कि इस पार्ट में हमें काफ़ी सारे जो जितने भी मेथड्स, टेक्निक्स हैं, मशीन्स हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजी में यूज होते हैं उनको स्टडी किया जाता है टू ऑब्जर्व, ग्रो एंड कंडक्ट रिसर्च ऑन माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि इनको जो स्टडी किया जाता है तो किस लिए किया जाता है? तो इनसे जो माइक्रोबायोलॉजी में इन सब चीज़ों को जो यूज़ किया जाता है, मशीन्स हैं, टेक्निक्स हैं, तो इनको जो यूज़ किया जाता है वो जो आपके माइक्रोब्स हैं, जैसे आपका बैक्टीरिया है, वायरसेस है एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका उनको जो उनकी स्टडी आप कह सकते हैं, उनके एक तरीके की रिसर्च के लिए जो ये इंस्ट्रूमेंट है, जो मशीन्स हैं, उनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे आता है आपका यहाँ पे माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी क्या है? तो इसमें क्या होता है? माइक्रोब्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी जो आपके माइक्रोब्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, विच इज़ वाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स आर यूज टू ऑब्जर्व देम। अब आपके माइक्रोब्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, एंड दैट्स वाई वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स टू ऑब्जर्व दैम, यानी उनको ऑब्जर्व करने के लिए, उनको अच्छे से उनको स्टडी करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप्स को वहाँ पे यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि माइक्रोब्स आपके बहुत छोटे होते हैं तो उनको विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप की स्टडी किया जाता है। ठीक है भाई, अब इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट माइक्रोस्कोपी की। लाइट माइक्रोस्कोपी में क्या होता है? दिस इज द नॉर्मल माइक्रोस्कोप। जो आपका लाइट माइक्रोस्कोपी में माइक्रोस्कोप यूज होता है, दैट इज नॉर्मल माइक्रोस्कोप दैट यूजेस लाइट टू व्यू स्लाइड्स इन रेगुलर लैबोरेटरीज। यानी लाइट माइक्रोस्कोपी में क्या होता है कि आपका नॉर्मल सा माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है जो कि अपनी लाइट को यूज करता है
जो स्लाइड्स हैं उनको देखने के लिए जो आपकी रेगुलर लेबोरेटरीज हैं उनमें, ठीक है। दूसरा सेकंड नंबर पे आता है आपका फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। इसमें क्या होता है, दिस इज यूज टू ऑब्जर्व लाइट सेल्स, ये आपके जो लाइट सेल्स हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए यूज किया जाता है। एंड देयर इंटरनल स्ट्रक्चर्स विदाउट स्टेनिंग, और मतलब उनको उनकी लाइट सेल्स को और उनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं उनको बिना स्टेनिंग किए ही, मतलब बिना किसी डाई को अप्लाई किए ही उनको स्टडी किया जाता है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी से। तीसरे नंबर पे आता है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसमें क्या होता है, दिस इज द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप, ये सबसे ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है दैट यूजेस इलेक्ट्रॉन बीम्स इंस्टेड ऑफ लाइट। यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बहुत ही पावरफुल होता है क्योंकि ये लाइट को यूज नहीं करता है, ये इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करता है, ठीक है। इट हैज टू मेन टाइप्स, और इसके जो आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है इसके दो मेन टाइप्स होते हैं। पहले जो इसका टाइप होता है वो है आपका TEM, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। दूसरा है आपका SEM, जिसको हम बोलते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो TEM यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या है, तो यूज टू सी द फाइन डिटेल्स इनसाइड अ सेल, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसको स्टडी करने के लिए TEM को यूज किया जाता है। यानी इट इज यूज टू सी द फाइन डिटेल्स, जो फाइन डिटेल्स हैं इनसाइड अ सेल, सेल के अंदर, उनको स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा है आपका SEM। SEM क्या है आपका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को किसमें यूज करते हैं, इट इज यूज टू व्यू द आउटर सरफेस ऑफ अ सेल, सेल का जो आउटर सरफेस है उसको व्यू करने के लिए आपका जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है उसको यूज किया जाता है। और ये आपका 3D सरफेस टोपोग्राफी होता है। ये क्या होता है आपका 3D सरफेस टोपोग्राफी, ठीक है, ठीक है। तो अब आगे बात कर लेते हैं स्टेनिंग टेक्निक्स की। तो स्टेनिंग टेक्निक्स में क्या होता है, माइक्रोब्स आर ट्रांसपेरेंट, आपके जो माइक्रोब्स होते हैं वो ना ट्रांसपेरेंट होते हैं, विच मेक्स इट नेसेसरी टू कलर देम टू सी देम क्लियरली अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब देखो माइक्रोब्स जो है वो ट्रांसपेरेंट हैं, तो उनको क्लियरली देखने के लिए हमें उनको, जैसे अगर सिंपल सी चीज़ है कि वो ट्रांसपेरेंट है तो उनको ज़्यादा साफ तरीके से आपको देखना है तो आप क्या करेंगे, उनको कलर कर देंगे। तो माइक्रो जो होते हैं आपके वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिस वजह से उनको कलर करना नेसेसरी हो जाता है, ताकि उनको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से और डिटेल में उनकी हर एक छोटी से छोटी जो फाइन डिटेल है उसको भी आप अच्छे से स्टडी कर पाएँ। दैट्स वाई उसको स्टेनिंग किया जाता है, यही आपका स्टेनिंग होता है। स्टेनिंग में क्या होता है कि आपने उसको कलर कर दिया ताकि वो और अच्छे से विजिबल हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिंपल स्टेनिंग। अब स्टेनिंग टेक्निक्स में सबसे पहली टेक्निक आती है आपकी सिंपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग में क्या होता है, ओनली अ सिंगल डाई कलर, मतलब आपका जो सिंगल डाई है वही यूज्ड होता है इस मेथड में, सो दैट द शेप एंड साइज ऑफ द बैक्टीरिया बिकम विजिबल। सिंपल स्टेनिंग वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल डाई यूज होती है, या फिर कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल कलर यूज होता है, ठीक है। फिर दूसरा आता है आपका डिफरेंशियल स्टेनिंग, यानी अभी हमने देखा सिंपल स्टेनिंग, अब हम कह सकते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग या फिर ग्राम स्टेनिंग। इसमें क्या होता है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक, जो आपकी डिफरेंशियल या फिर ग्राम स्टेनिंग है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। एंड इट डिवाइड्स बैक्टीरिया इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। ये क्या करती है, आपका जो बैक्टीरिया है उसको 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड कर देती है। पहला हो जाता है आपका ग्राम पॉजिटिव और दूसरा हो जाता है आपका ग्राम नेगेटिव, ठीक है। आगे आता है आपका कॉमन इक्विपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लैब एंड प्रिंसिपल ऑफ डे ऑफ वर्किंग। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, द मेन मशीन्स यूज्ड इन द लैब एंड डे ऑफ वर्किंग मैकेनिज्म, यानी कि जो लैब में जो मेन मशीन यूज होती हैं उनको, उनके यूज को तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन उनका वर्किंग मैकेनिज्म यानी कि उनका प्रिंसिपल क्या होता है उसके बारे में भी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑटोक्लेव की। तो ऑटोक्लेव क्या है, इट वर्क्स लाइक ए स्पेशलाइज्ड प्रेशर कुकर। जो आपका ऑटोक्लेव होता है ये एक स्पेशलाइज्ड प्रेशर कुकर की तरह वर्क करता है, दैट किल्स ऑल जर्म्स यूजिंग स्टीम, दैट किल्स ऑल द जर्म्स यूजिंग स्टीम अंडर हाई प्रेशर एट अ टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर यहाँ पे बताया जा रहा है 120 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे क्या होता है कि ये सभी जो आपके जर्म्स होते हैं उनको मार देता है यूजिंग स्टीम अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर आपको यहाँ पे गिवन है इस टेम्परेचर पे। एंड ऑटोक्लेव इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड रिलायबल इंस्ट्रूमेंट इन अ माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी।
ऑटोक्लेव जो है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड है, यानी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है। और ये आपका क्या है, ये आपका जो है वो माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में मोस्ट वाइडली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं आप। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट है, इट वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स चैम्बरलैंड। ये जो आपका है ऑटोक्लेव, इसको चार्ल्स चैम्बरलैंड ने इन्वेंट किया था। और इसका प्रिंसिपल कैसे काम करता है, इसका प्रिंसिपल कैसे काम करता है, द ऑटोक्लेव वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन अंडर हाई प्रेशर। सबसे पहले ये जो आपका प्रिंसिपल है वो हाई प्रेशर पे काम करता है। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है इसकी, तो व्हेन वाटर इज बॉइल्ड इन अ क्लोज्ड एयर टाइट चैम्बर, जब आप वाटर को बॉईल करते हैं किसी क्लोज्ड एयर टाइट चैम्बर में, तो द स्टीम कैन नॉट एस्केप एज अ रिजल्ट। तो जो आपका इंटरनल प्रेशर इंक्रीज होता है, जो आपका इंटरनल प्रेशर इंक्रीज होता है, विच कॉजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम टू राइज सिग्निफिकेंटली अबव 100 डिग्री सेल्सियस। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड। हाँ जी, तो ये बोला जा रहा है कि जब भी आपका जो वाटर है उसको बॉईल किया जाता है किसी क्लोज्ड एयर टाइट चैम्बर में, तो जो आपका स्टीम है वो क्या नहीं हो पाता है, कैन नॉट एस्केप। तो एज अ रिजल्ट जो आपके इंटरनल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का एंड जो टेम्परेचर है आपकी स्टीम का वो राइज हो जाता है सिग्निफिकेंटली एबव 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर इसके बाद एक पॉइंट ये है एक्सनोन माइक्रोब्स, जिसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो अब जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आपका हॉट एयर ओवन। ठीक है, ये क्या होता है, अ हॉट एयर ओवन इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरीज फॉर स्टेरिलाइजेशन यूजिंग ड्राई हीट। यानी जो आपका हॉट एयर ओवन होता है ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है एंड विच इज यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरीज for sterilization using dry heat. It was originally developed by the French bacteriologist Louis Pasteur. अब यहाँ पर देखो, जो आपका हॉट एयर ओवन है इसको ओरिजिनली किसने डेवलप किया था, तो फ्रेंच बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है लाउस पास्चर, इन्होंने इसको डेवलप किया था। अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने के लिए हमें पढ़ना होता है इसका प्रिंसिपल। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको प्रिंसिपल, मैकेनिज्म एंड एक्शन ऑन माइक्रोब्स इसका खुद से पढ़ना है। बाकी अगर आप नोट्स लेंगे तो आपको नोट्स में ये सारी चीज़ें मिलेंगी, डिटेल में ही मिलेगा, बट मैं आपको कहूँगी कि आप इसको खुद से पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये ऑलरेडी बहुत ही ईजी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख रखा है, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, थोड़ा सा टाइम को कम करने के लिए मैं आपको यहाँ पे इसको दिखा रही हूँ, तो आप खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लेमिनार एयर फ्लो। इसमें क्या होता है, दिस इज अ स्पेशलाइज्ड वर्क बेंच और कैबिनेट। ये आपका एक स्पेशलाइज्ड वर्क बेंच और कैबिनेट होता है जहां पर कंप्लीटली क्लीन जर्म फ्री एयर फ्लो करती है। यानी यहाँ पर जो एयर फ्लो करती है वो कैसी होती है, कंप्लीटली क्लीन होती है, पूरे तरीके से साफ, स्वच्छ एवं जर्म फ्री एयर आपका जो होता है वो फ्लो होता है एंड अलाउ वर्क ऑन माइक्रोब्स विदाउट एनी कंटामिनेशन। मतलब बिना किसी कंटामिनेशन के यहाँ पर जो आपका जो एकदम कह सकते हैं कि जर्म फ्री एयर, क्लीन, कंप्लीटली क्लीन एयर जो होती है वो फ्लो होती है इसमें। ठीक है, इसका प्रिंसिपल और मैकेनिज्म भी आप खुद से करेंगे, बहुत इजी है। प्रिंसिपल, मैकेनिज्म एंड एक्शन अगेंस्ट कंटामिनेशन, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको खुद से पढ़िएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको पढ़, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आता है आपका सेंट्रीफ्यूज। इसमें क्या होता है, दिस मशीन स्पाइन्स एट हाई स्पीड्स एंड यूजेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस टू सेपरेट पार्टिकल्स और सेल्स फ्रॉम अ लिक्विड सॉल्यूशन। ये जो मशीन है ये आपकी स्पाइन्स करती है हाई स्पीड पर एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को ये यूज करती है टू सेपरेट पार्टिकल्स और सेल्स और पार्टिकल्स जो होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए लिक्विड सॉल्यूशन। यानी ये क्या करती है, आपका हाई स्पीड पे स्पाइन्स करती है एंड ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज करके जो भी लिक्विड सॉल्यूशन होता है उसमें से जो आपके पार्टिकल्स हैं और जो सेल्स हैं उनको सेपरेट करती है। इसका प्रिंसिपल भी आप खुद से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है नेचुरल सेडिमेंटेशन।
अब देखिए नेचुरल सेडिमेंटेशन में क्या होता है, अंडर नॉर्मल अर्थ ग्रेविटी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैवियर देन लिक्विड will naturally settle down over time due to gravity। ये बोला जा रहा है कि अंडर नॉर्मल अर्थ ग्रेविटी जब आपके जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जो कि लिक्विड से हैवी होते हैं, जो कि क्या होते हैं, हैवियर देन लिक्विड होते हैं, वो नेचुरली सेटल डाउन हो जाते हैं टाइम के साथ साथ ग्रेविटी की वजह से। हाउएवर फॉर माइक्रोस्कोपिक सेल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी अगर हम बात करें आपके माइक्रोस्कोपिक सेल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स की, तो दिस नेचुरल सेटलिंग इज इनक्रेडिबली स्लो। तो इनमें जो आपका नेचुरल सेटलिंग होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है और हम कह सकते हैं नॉन एग्जिस्टेंट होता है ड्यू टू ब्राउनियन मोशन। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज एक आपको जो याद रखनी है वो ये है कि जो आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं अंडर नॉर्मल अर्थ ग्रेविटी, वो आपके जो भी लिक्विड से हैवी हैं वो नेचुरली सेटल डाउन हो जाते हैं टाइम के साथ साथ ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। और जो आपके माइक्रोस्कोपिक सेल्स होते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो स्लो होता है, मतलब उनका जो सेटल का जो प्रोसेस है सेटल डाउन का वो थोड़ा सा स्लो होता है और आप कह सकते हैं नॉन एग्जिस्टेंट होता है, ठीक है। आगे है आपका नेक्स्ट टॉपिक आर्टिफिशियल ग्रेविटेशनल फील्ड। आर्टिफिशियल ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या होता है, अ सेंट्रीफ्यूज स्पाइंस लिक्विड सैंपल्स एट an incredibly high rotational speed and this rapid spinning generates a massive outward force known as centrifugal force। बोला जा रहा है आपका जो सेंट्रीफ्यूज स्पाइंस करता है लिक्विड सैंपल एट एन इनक्रेडिबली हाई रोटेशनल स्पीड, तो जो आपका रैपिड स्पिनिंग जनरेट होता है वो जो आपका रैपिड स्पिनिंग होता है वो एक मैसिव आउटवर्ड फोर्स को जनरेट करता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। समझ में आया क्या बोला जा रहा है कि जो आपका सेंट्रीफ्यूज स्पाइंस करता है लिक्विड सैंपल को एट एन इनक्रेडिबली हाई रोटेशनल स्पीड से, तो जो आपका रैपिड स्पिनिंग है वो आपका मैसिव आउटवर्ड फोर्स को जनरेट कर देता है और उसी का नाम दिया गया है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एक्शन ऑन पार्टिकल्स। तो ये बोला जा रहा है यहाँ पे दिस फोर्स पुल्स द हैवियर डेंसर पार्टिकल। ये फोर्स जो है आपका वो क्या करती है, पुल करती है हैवियर डेंसर पार्टिकल्स को टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द सेंट्रीफ्यूज, मतलब जो आपका जो बॉटम है उसकी तरफ उनको खींचती है सेंट्रीफ्यूज टू एट एन एक्सीलरेटेड रेट फॉर्मिंग अ पैक्ड पैलेट, द लाइटर कंपोनेंट्स और द लिक्विड मीडियम रिमेन एट द टॉप। आप देखो सिंपल सी चीज है, इसको थोड़ा सा हम अगर लॉजिकली सोचेंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि जैसे ही वो जो आपकी फोर्स वहां पे लगी तो वो फोर्स क्या होती है, जो फोर्स वहां पे जनरेट हुई वो फोर्स क्या करेगी, हैवी डेंसर पार्टिकल्स को बॉटम की तरफ में खींचेगी, है ना, और वो अपना पूरे ताकत से उसको खींचेगी। तो आपके जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे, जो लाइटर कंपोनेंट्स होंगे, जो वो तो ऊपर रह जाएंगे, रिमेन्स एट द टॉप, और जो हैवी होंगे वो नीचे की तरफ एकदम क्योंकि बोला जा रहा है एकदम टाइटली उसको खींचेगी तो वो टुवर्ड्स द बॉटम की तरफ खींचेगी। बाकी जो आपके लाइटर कंपोनेंट्स होंगे और द लिक्विड मीडियम रिमेन्स एट द टॉप, वो टॉप पे रह जाएगा, ठीक है। आगे आता है आपका कैलोरीमीटर एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो इसका प्रिंसिपल है बोथ ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन। ये जो दोनों हैं आपके इंस्ट्रूमेंट्स, इनका जो वर्क होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, ये लाइट एब्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे। यूज क्या है इनका, दे मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ अ केमिकल और द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। ये क्या करते हैं कि कोई सॉल्यूशन है आपका, उसमें कितने जो केमिकल है या फिर उसमें जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनकी कंसंट्रेशन को चेक करते हैं। जो केमिकल है उसमें उसकी कंसंट्रेशन को ये मेजर करते हैं बेस्ड ऑन इट्स कलर इंटेंसिटी एंड लाइट अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। तो वो किस पे बेस्ड रहते हैं, मतलब जो भी आपका लिक्विड जो है उसमें लिक्विड सोल्यूशन है उसमें जो कंसंट्रेशन को चेक करते हैं वो केमिकल की और नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है उनको चेक करते हैं, वो बेस्ड ऑन कलर इंटेंसिटी एंड लाइट अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी पर होते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका इमोबिलाइजेशन टेक्निक्स। इमोबिलाइजेशन टेक्निक्स में क्या होता है, दिस इज अ टेक्निक वेयर एन एंजाइम और अ माइक्रोबियल सेल इज फिक्स्ड, यानी इमोबिलाइज्ड। यानी ये वो टेक्निक है जिसमें आपका जो
एंजाइम है और आपका जो माइक्रोबियल सेल है उसको फिक्स्ड कर दिया जाता है, यानी उसको इमोबिलाइज्ड कर दिया जाता है एक ही प्लेस पर, एक ही जगह पे आप उसको फिक्स्ड कर देंगे सो दैट इट कैन बी रीयूज्ड मल्टीपल टाइम्स। और ऐसा क्यों किया जाता है, उसको एक ही प्लेस पे इसलिए फिक्स किया जाता है ताकि उसको मल्टीपल टाइम्स यूज किया जा सके विदाउट बीइंग वेस्टेड, बिना वेस्ट किए उसको मल्टीपल टाइम्स यूज किया जा सके। एंड इट इज यूज्ड ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल टू मैन्युफैक्चर अफोर्डेबल मेडिसिन एंड केमिकल्स। और इसका जो यूज किया जाता है वो इंडस्ट्रियल स्केल पर यूज किया जाता है इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए अफोर्डेबल मेडिसिन एंड केमिकल्स, जो भी अफोर्डेबल मेडिसिन है केमिकल्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए इस टेक्निक का, इमोबिलाइजेशन टेक्निक का यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल स्केल पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फर्मेंटेशन एंड फर्मेंटर्स। तो फर्मेंटेशन क्या होता है, कन्वर्टिंग सब्सटेंस लाइक ग्रेन्स, मिल्क और शुगर इनटू कर्ड, अल्कोहल और एंटीबायोटिक्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स सच एज यीस्ट और बैक्टीरिया, वही आपका फर्मेंटेशन होता है। भाई सिंपल सी चीज, आपने कई बार सुना होगा कि फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है। जैसे आपने क्या किया, जैसे मान के चलो आपने उत्पम बनाया, तो उत्पम बनाने के लिए आपने क्या किया कि आपने सूजी को लिया और उसमें कर्ड को डाल दिया। तो हम कहते हैं ना कि उसको थोड़ी देर तक रख दो। रखते क्यों है, ताकि वो फर्मेंट, जो प्रोसेस है फर्मेंटेशन, वो अच्छे से फर्मेंट हो जाए। तो फर्मेंटेशन क्या है, ये क्या करता है, कन्वर्टिंग सब्सटेंस लाइक आपके ग्रेन्स हैं, मिल्क है और शुगर है, उसको किस में चेंज कर रहा है, जैसे आपका कर्ड में है, अल्कोहल में है, एंटीबायोटिक्स में है। तो ये विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स होता है, जैसे आपके यीस्ट हो सकते हैं या बैक्टीरिया, तो वो प्रोसेस आपका फर्मेंटेशन बोला जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है फर्मेंटर एंड बायोरिएक्टर। तो इसमें क्या होता है, ये आपका ह्यूज स्टील टैंक होता है और इसमें क्या होता है, जो आपके माइक्रोब्स होते हैं उनको उनकी मर्जी का टेम्परेचर ऑक्सीजन दिया जाता है ताकि वो आपके कर्ड और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनको इंडस्ट्रियल स्केल पर बना सके। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। और इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स लेने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं, या फिर आप किसी और भी चैप्टर के नोट्स वहां से ले सकते हैं। एंड आप चाहें तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और केमिस्ट्री के लिए आप कैची स्टडीज चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, CATCHYSTUDY। तो आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, अगर है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।